दोस्तों नमस्ते। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप में से अधिकतर स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये सिलेबस में है कि नहीं है विकासात्मक विकार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिट का सिलेबस बहुत उलझा हुआ सिलेबस है और रिट 18 का यदि पेपर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा ऐसे ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में कहीं नाम नहीं दिख रहे हैं उन पे सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर ही हैं। जब हम बाल विकास पढ़ते हैं तो बाल विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिट के अकॉर्डिंग, सीटेट के अकॉर्डिंग, और इसके अंतर्गत बहुत प्रकार के विकार आते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो टॉपिक है वो भी बाल विकास के एक प्रकार से पार्ट है, समायोजन का एक पार्ट है। तो उसी टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, विकासात्मक विकार। और विकासात्मक विकार में बात करूंगा आंतरिक विकार में, और आंतरिक विकार में बात कर रहा हूं मैं ऑटिज्म की। अब रीट 18 का यदि आप पेपर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उस पेपर में एक ही छोटे से बिंदु के ऊपर 2 प्रश्न पूछे गए। यानी ऑटिज्म के ऊपर 2 प्रश्नों का पूछा जाना अपने आप में इस बात को साबित करता है कि ये बिंदु कितना महत्वपूर्ण है। और उस समय की बहुत सारी गाइडों में, किताबों में शायद इसका जिक्र तक नहीं किया गया था। यही रीज़न था कि 2018 का रीट का पेपर आपको बहुत हार्ड लगा। वो हार्ड था नहीं, हम लोगों ने उन टॉपिक को छोड़ दिया जिनको हमें पढ़ना चाहिए था, और इसलिए वो पेपर हमें हार्ड लगा। अब तक जो भी टॉपिक मैंने दोस्तों करवाए हैं आप लोगों को, चाहे वो संवेदना हो, चाहे वो रुचि हो, चाहे अभिवर्ती हो, ये सब टॉपिक बाल विकास और अधिगम टॉपिक का पार्ट होते हैं। इसलिए आप इन टॉपिक को, इनके बिना नाम होते भी आपको इनको बहुत संजीदगी के साथ पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही ये टॉपिक ऑटिज्म है। मैं सुबह बनाने का मेरे को विचार आया इस टॉपिक के ऊपर, और एक गाना सुन रहा था मैं राजेश खन्ना का कि दुनिया में कितने गम हैं, और उसको देख के लगता है कि हमारे गम तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों ऑटिज्म यही है। मैंने इन बच्चों को बहुत नज़दीक से देखा है, और आप लोग जो इस समय मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, और यदि आप बहुत स्वस्थ हैं तो खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। क्योंकि दुनिया में लगभग हर साल 1 मिलियन बच्चे जो हैं ऑटिज्म ग्रस्त बच्चे पाए जाते हैं। भारत में हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त होता है। तो यदि आप ऑटिज्म ग्रस्त नहीं हैं, आपका बच्चे में ऑटिज्म नहीं है, तो धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर को कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। क्योंकि गरीबी होना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना, परिस्थितियों का ख़राब होना, ये सामान्य प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है दोस्तों, तो फिर आदमी हारने लग जाता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। और आज इस रोग को बहुत अच्छे से समझना है आपको। इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये भी नेगेटिव भी है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव है। तो आपको हर चीज़ में सकारात्मक ढूंढना है। तो बहुत आराम से समझिएगा। पिछली रीट में 2 प्रश्न है। पिछले 2 साल के जितने मैंने पेपर देख रहा हूँ उनमें हर में लगभग इस पर प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये सबसे चर्चित रोग है। एक तो ऑटिज्म और एक ADHD, ये 2 रोग सबसे अधिक चर्चित हैं। अखबारों में डेली इसके ऊपर लेख आते हैं। इसलिए इस रोग को बहुत आराम से रिलैक्स मोड में एक एक चीज़ को आपको समझना है। तो समझिएगा ऑटिज्म, शिवालीनता। देखिए इसका मूल नाम जो मैंने बोला कि लगभग किताबों में आएगा वो ऑटिज्म आएगा। ऑटिज्म को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, हिंदी में इसके कई नाम हैं और तीनों नाम एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए जितने भी नाम हैं वो सब के सब मैं आपको लिखा रहा हूं। शिवालीनता इसको बोलते हैं। रीट 18 का जो पेपर था 2018 का, सेकंड लेवल में एक प्रश्न आया था कि शैशव शिवालीनता के लक्षण क्या हैं, तो उसमें शिवालीनता शब्द था। ठीक है, एक शब्द आता है आत्मविमोह है। आत्मविमोह का और शिवालीनता का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने आप तक सीमित हो जाता है, दुनिया से बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं होता, वो कट जाता है एक प्रकार से, यानी खुद तक सीमित हो जाना, ये आत्मविमोह का मतलब है। शिवालीनता का भी यही मतलब है। और शवप्रायणता मतलब मेरे को, मुझसे मतलब है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है बच्चे को। एकदम से पूरी दुनिया से अलगाव विलगाव की स्थिति पैदा हो जाना। इसलिए इसके तीनों शब्द एक ही शब्द को व्यक्त करते हैं कि बच्चा एकदम से हट जाता है, ये दुनिया के नॉर्मल बच्चों से एकदम डिफरेंट बिहेव करने लग जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? शिवालीनता, आत्मविमोह, स्वप्रायणता। और ऑटिज्म इसका मूल नाम है इंग्लिश में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। किस में आता है ये? तो ये विकासात्मक विकार में आता है। पहला प्रश्न, विकासात्मक विकार कौन सा है? ऑटिज्म। विकासात्मक विकार के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं आंतरिक विकार और एक होते हैं बाह्य विकार। तो ऑटिज्म विकासात्मक विकार का कौन सा विकार है? तो आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलेंगे? ये आंतरिक विकार है। कौन सा विकार है ये? आंतरिक विकार है। समझ में आ रही है? विकासात्मक विकार हमारे बाल विकास और मानसिक स्वास्थ्य का एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक बहिकरण विकार आते हैं यानी बाहरी रूप से, और एक आते हैं आंतरिक विकार। ऑटिज्म किस में आता है?
आंतरिक विकार में। आंतरिक विकार में वैसे 4 रोग आते हैं, ऑटिज्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बुलिमिया आता है, इसके अलावा एलोक्सा नर्वोसा आता है, और इसके अलावा वियोग दुश्चिंता विकार आता है। 4 रोग आते हैं स्पेशली। तो हम आज बात किसकी कर रहे हैं? ऑटिज्म की। किस में आएगा? आंतरिक में। किसका भाग है? विकासात्मक विकार का। नाम क्या है सब देखना है। देखिए, ऑटिज्म जो शब्द है या ऑटिज्म बच्चों की जो सबसे पहले पहचान की थी दुनिया में, वो किस व्यक्ति ने की थी? लियो केनर ने। किसने की थी? लियो केनर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन बच्चों की पहचान की थी। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं इस टॉपिक को बहुत गहराई तक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि रेट 18 में 2 प्रश्न आना, लगातार 2 सालों में खूब सारे प्रश्न आना, इसलिए ऐसे टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। लियो केनर ने सबसे पहले ऑटिज्म बच्चों की क्या की थी? पहचान की थी। याद रखना पहला प्रश्न। ऑटिज्म विकार कौन सा है? विकासात्मक। और विकासात्मक कौन से विकार में आता है? आंतरिक विकार में आता है। अब समझिए ऑटिज्म क्या है। देखिए, ऑटिज्म जन्मजात रूप से भी स्पेशली होता है, लेकिन जो इसके लक्षण प्रकट होते हैं वो 3 साल से समझ में आने लग जाता है, कि 3 साल के बाद पता लग जाता है कि बच्चा ऑटिज्म ग्रस्त है। 3 साल तक तो हमें लगभग को पता ही नहीं चलता है, मतलब बाल्यावस्था में जाके इसके लक्षण बाह्य रूप से पूर्ण रूप से परिलक्षित होते हैं और हमें लगता है कि बच्चा ऑटिज्म है, तो नई समस्या हो गई। और बहुत से लोग इसको अंधविश्वास मान के बहुत नहीं क्या क्या भ्रांतियाँ इसके अंदर पाल लेते हैं। बट मैंने कहा कि सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग है, 100 में से हर एक बच्चा ऑटिज्म ग्रस्त हो सकता है। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप में से भी कोई ऑटिज्म ग्रस्त हो सकता है आपके परिवार में भी कोई बच्चा ऐसा ऑटिज्म ग्रस्त हो। तो एक व्यापक रूप से फैलाया, व्यापक रूप से पाया जाने वाला ये रोग है। अब इसकी कैसे पहचान करेंगे कि साहब ऑटिज्म होता क्या, इसके लक्षण क्या है? तो आंतरिक विकार ये लिख लिया। लियो केनर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके प्रारंभिक रूप से लक्षण। इसके लक्षण क्या है साहब? तो देखिए, 3 रूप में इसके लक्षण है। ऑटिज्म जो है ये, इसका संबंध हमारे तंत्रिका विकार है, एक प्रकार से हमारे तंत्रिकाओं पे प्रभाव डालता है, ठीक है। तंत्रिका विकार है, हमारे ब्रेन पे, मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, ठीक है, और हमारे सामाजिक विकास पे प्रभाव डालेगा, आपके शारीरिक विकास से प्रभाव डालेगा, और आपके व्यवहारिक, भावात्मक और व्यवहारात्मक विकास से प्रभाव डालेगा। व्यवहार पे क्या डालता है? ये प्रभाव डालता है, ठीक है। किस किस पे प्रभाव पड़ रहा है इसका? तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, वैसे विकासात्मक है। ब्रेन पे इसका प्रभाव पड़ता है, सामाजिकता विकास से प्रभाव पड़ता है, शारीरिकता पे हमारा विकास से प्रभाव पड़ता है, और भावात्मक विकास या व्यवहार पे इसका प्रभाव पड़ता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों? ऑटिज्म के। तो ये तो इसके प्रभावित करने वाले चीज़ें हैं। अब इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, कि आपको कैसे पता लगे कि ऑटिज्म क्या है? ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, मतलब केवल व्यवहारिक जिंदगी में भी इतना काम आने वाला। अगल बगल के बच्चों में ऐसे लक्षण देख के हम उनको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो इसके लक्षण क्या है, इसको आपको समझना है। पिछली रीट में मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, बार बार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। इसके लक्षण क्या है? मैं 3 रूप में इसके लक्षण बता रहा हूं आपको। एक तो स्पेशली संप्रेषण, ठीक है, यानी बोलने संबंधी विकार। 2 नंबर पे सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विकास पे से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे। और तीसरा हमारा व्यवहार। 3 चीज़ों में ऑटिज्म प्रभावित करता है हम सबको, हमारे बच्चों को, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन बच्चों में संप्रेषण की बड़ी कमी पाई जाती है। ये बच्चे क्या नहीं कर पाते हैं? अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे बेटा इनसे बात करो, ये नहीं बोलेगा, ठीक है, अंतःक्रिया ये नहीं कर पाएगा। बहुत कम बोलता है, बोलता ही नहीं, शुरुआत तो कभी करेगा ही नहीं। कोई बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा कह रहा नमस्ते, तो आपने नमस्ते किया और ये कोई जवाब नहीं देगा। अगले बच्चे को लगेगा यार कैसा इंसान है, हम उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार कितना मेरी बेइज्जती कर दी, इसने नमस्कार नहीं किया। उस बच्चे को पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो दोस्तों, इन बच्चों का कभी बुरा नहीं मानिए। आपने उससे नमस्कार किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उस बच्चे में क्या है? ऑटिज्म है। कम बोलेगा, वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा आपके बोले गए शब्दों के ऊपर, ठीक है। या जब वो बोलता है तो हकलाता है। हकलाना भी ऑटिज्म का लक्षण माना गया। जरूरी नहीं है कि हकलाना ऑटिज्म हो ही, लेकिन माना गया है, ठीक है। अजीबोगरीब शब्द बोलेगा, अजीब से शब्द बोलने लग जाता है, अनावश्यक सा कोई शब्द जिसका कोई मतलब ही नहीं हो वो शब्द बोलेगा, ठीक है। और बोलते बोलते अचानक से रुक जाएगा, चुपचाप बोल रहा है और बच्चा एकदम से रुक गया। तो यार बोल तो रहा था, क्या बोल रहा था अभी, और एकदम से रुक गया। तो एकदम से रुक जाना, अजीबोगरीब शब्द बोलना। और कई बार क्या करता है, कोई चीज़ को बोलने के लिए बोलने की बजाय क्या करेगा, वो उस वस्तु को पकड़ लेगा, ठीक है ना, मामा के हाथ लगाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे बच्चा संकेत कर रहा है, इशारों में कह रहा है
जबकि बोलना आता है उसे, वो बोल नहीं पा रहा है, मामा का हाथ पकड़ के ऐसे कर रहा है। तो वो चीज़ें क्या हैं? तो इशारों में बातें करना, हाथ पकड़ के इशारा करना, संकेत करना, ठीक है, जबकि उसको बोलना आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। तो स्पेशली याद रखना, बोल नहीं पा रहा है, अंतः क्रिया नहीं कर पा रहा है, कम बोलता है, प्रतिक्रियाओं का जवाब नहीं देता है, हकलाता है, अजीबोगरीब शब्द बोलता है, बोलते बोलते रुक जाता है। और आप इस बच्चे के सामने यदि अलंकृत भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये बच्चा नहीं समझेगा, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं समझेगा। ऐसे बच्चों को साधारण भाषा समझ में आती है। इसलिए जब इन बच्चे हमारे घर में हैं तो हमें कोशिश करें कि इनके पास हम साधारण भाषा में बात करें, इनको डायग्राम्स ज़्यादा दिखाएं, उनके साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रेरित करें, दूसरे बच्चों के साथ बीच में ले जाकर उनको प्रेरित करें कि बेटा आप बोलो, बात करो, इनको मोटिवेट करो। साइकोलॉजिकल ही तरीके हैं इन बच्चों में सुधार करने के, याद रखना। तो ये तो इनके कौन से लक्षण हो गए संप्रेषण संबंधी विकार में? अंतः क्रिया नहीं करना, कम बोलना, प्रतिक्रिया करना, हकलाना, अजीबोगरीब शब्द बोलना, बोलते बोलते रुक जाना, ठीक है, और रिएक्शन नहीं करना किसी भी रूप में, ये इनका संप्रेषण विकार। सामाजिक विकार तो रीट 18 में जो प्रश्न था वही तो था। क्या प्रश्न था रीट 18 में? कि शेषोश्वालीनता का लक्षण है संप्रेषण कमजोर होना, सामाजिक व्यवहार का कमजोर होना, ठीक है, एक शब्द था रूढ़िबद्ध व्यवहार होना, उसके मैं इसमें बात करूंगा, उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमने क्या पढ़ ली? ये इनके लक्षण है संप्रेषण में, बोलने संबंधी, ठीक है। सामाजिक विकास में आपको क्या समझना है कि बच्चा उदासीन रहेगा, इसको मतलब कोई मतलब नहीं है, तटस्थ है एक प्रकार से। घर में प्रोग्राम हो रहे हैं, उदासीन हो रहा है एकदम से, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, शादी ब्याह का प्रोग्राम है, लेकिन ये चुपचाप है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बहन की शादी होती रहेगी, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको कोई मतलब नहीं, वो अपनी उसी दिनचर्या में चलेगा, उसी अपनी लाइफ स्टाइल में चलेगा, इसको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं सामाजिक क्रियाओं में घर पे कौन मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करनी है, उनका स्वागत करना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। यानी उनके प्रति तटस्थ रहेगा या उदासीन वो रहेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 नंबर पे एकांतवासी है, ये प्रश्न कई बार आ गया। ये क्या होते हैं? एकांतवासी, चुपचाप अकेला रहेगा, खोया खोया रहेगा, गुमसुम सा रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, ये तो उसी दिनचर्या में जिएगा। एकांतवासी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दोस्त नहीं बनाएगा, ये दोस्त नहीं बनाएगा, बच्चा कमज़ोर नहीं है, अच्छा बच्चा है, लेकिन इसको पसंद ही नहीं है दोस्त बनाना, इसको बातचीत करना ही पसंद नहीं है, अंतःक्रिया करना पसंद नहीं है, तो दोस्त नहीं बनाता है, मित्र नहीं बनाता है, ठीक है। ये खेलेगा नहीं, किसी के साथ नहीं खेलता है, और खेलेगा तो अकेला खेलेगा, याद रखना। खेलता तो है ही, लेकिन अकेला खेलेगा, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, याद रखना कि वो बच्चे खेल रहे हैं, नहीं, अपना आप चुपचाप अकेला खेल रहा है, एक ही चीज़ को खेल रहा है। फिर इनका एक ही फेवरेट गेम होता है, उसी को बार बार खेलेगा, दूसरे बच्चों के साथ कोई ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता है, एक गेम को फेवरेट बना लेता है, केवल उसी गेम के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, एक ही प्रकार का गेम खेलेगा। तो दूसरे बच्चों से नहीं खेलना, दोस्त नहीं बनाना, एकांतवासी होना, सामाजिक क्रियाओं के प्रति तटस्थ होना, उदासीन होना, ठीक है। नजरें नहीं मिलाएगा, आप इनसे नजरें मिला के बात कर रहे हो, बट ये हटा के बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है तो भी इसकी गर्दन नीचे और बोलता जा रहा है, मतलब इसको दूसरे बच्चों से नज़र मिलाने में दिक्कत होती है, मुस्कुराने में दिक्कत होती है, स्माइल नहीं करेगा ये। आप कहोगे यार कितना अजीब इंसान है, मैं हंस रहा हूँ और ये हंस नहीं रहा है। आप इनको हंसते हुए बहुत कम देखोगे, ये हंसते ही नहीं हैं, बहुत कम हंसते हैं लोग, तो ये मुस्कुराते नहीं हैं, इनको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता या हंसते नहीं हैं, ठीक है। रिएक्शन नहीं करेंगे, आप लोगों की भावनाओं को ये नहीं समझ पाएंगे और ना ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। खुद की भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाता है और दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझ पाता है। हम कई बार चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इसके माइंड में ये चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे बच्चे कि इसके माइंड में इस समय मेरे लिए ये चल रहा है, ठीक है। और कई बार इनको लग जाता है कि यार ये मेरे लिए सोच रहा होगा, ठीक है ना, पहले से ही संदेहास्पद सोच लेंगे लोग। तो भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाना और दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाना, नजरें नहीं मिला पाना, ठीक है। अंतः क्रिया भी सामाजिक व्यवहार का आ गया, सामाजिक जितनी भी क्रियाएं उनके प्रति बच्चे क्या रहेंगे, उदासीन। तो सामाजिक रूप से भी क्या होते हैं बच्चे, बहुत कमजोर, संप्रेषण विकार भी है इनमें, सामाजिक रूप से भी कमजोर हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों व्यवहार संबंधी विकार। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, बाकी मेन चीज़ समझनी है आपको, इनको रटना नहीं है। संप्रेषण में जितनी भी संप्रेषण अयोग्यताएं वो सब हैं इनमें, ठीक है। सामाजिक विकास में जितनी भी सामाजिक विकास है कोई मतलब नहीं, अकेला रहेगा, चुपचाप रहेगा, बात नहीं करेगा, दोस्त नहीं बनाएगा, दोस्तों के साथ नहीं खेलेगा। खिलौनों से जब ये बच्चे खेलते हैं तो खिलौनों को सूंघते हैं,
नॉर्मली बच्चे, अपने छोटे बच्चे होते हैं वो काल्पनिक रूप से खेलते हैं अकेले बैठ बैठ के, ये ऐसे हो गया, मेरी मम्मी है, पापा है, ये चिड़ावा है, पिलानी है, अजमेर आ गया, ऐसे बोल खेलते रहते हैं। लेकिन ये बच्चे नहीं खेलेंगे, काल्पनिक रूप से बच्चे नहीं खेल पाते हैं। ये खिलौनों को जब लेंगे तो उनको सूंघेंगे, और खिलौनों को सूंघने के बाद चाटेंगे। ऐसे सूंघ रहा है, चाट रहा है, अजीबोगरीब व्यवहार है, याद रखना। मतलब सामान्य बच्चों से एकदम से अलग बिहेव इन बच्चों का होता है। तो ये इनके सामाजिक विकार हो गए, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं अंतिम रूप से व्यवहारात्मक लक्षण कौन से हैं इनके। तो व्यवहारात्मक जो लक्षण आप देख रहे हैं दोस्तों, इन व्यवहारात्मक लक्षणों में मैं बात कर दूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें रूढ़िबद्ध व्यवहार। कौन सा व्यवहार? रूढ़िबद्ध व्यवहार। ये 2018 रेट में जो प्रश्न था उसमें ऑप्शन था रूढ़िबद्ध व्यवहार। रूढ़िबद्ध व्यवहार क्या है? मतलब वही चीजें कर रहे हैं जो लगातार चली आ रही हैं, मतलब नवीन चीज नहीं कर सकते, परिवर्तन के विरोधी होते हैं। परंपरागत जो चीजें चली आ रही हैं लाइफ स्टाइल में वही चीजें करेंगे, नया कुछ भी नहीं करना चाहते। नहीं, परिवर्तन का ये लोग विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? परिवर्तन का ये लोग विरोध करेंगे, रूढ़िबद्ध व्यवहार करेंगे, जो चीज़ चली आ रही है उसी चीज़ को करेंगे, नई चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाध्यकारी व्यवहार। बाध्यकारी व्यवहार का मतलब भी वही है, नियमों के अनुसार जो नियम इन्होंने अपने माइंड में सेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ खेल रहे हैं वही खेलेंगे, टीवी में एक प्रोग्राम देख रहे हैं तो वही प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो बाध्यकारी व्यवहार है इनका, परिवर्तन का विरोध करते हैं, रूढ़िबद्ध व्यवहार करते हैं। इनकी सीमित रुचियाँ होती हैं। रुचियाँ क्या होती हैं इनकी? सीमित। मतलब मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, इनके माइंड में वही चीज़ें होती हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट करना है इनको, उन चीज़ों को बार बार दोहराना। ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार दोहराना। एक चीज़ के पीछे पड़ गए उसको बार बार करेंगे, ठीक है ना। पैर हिला रहे हैं तो पैर ही हिला रहे हैं पूरे दिन, सिर एक बार दीवार पे भिड़ाना शुरू कर दिया तो सिर भिड़ाए रहे हैं, ठीक है ना। लगातार आप कह दोगे यार ये कोई बच्चा होता है क्या पूरे दिन एक ही चीज़ कर रहा है, बट वे उस चीज़ को बार बार उसी चीज़ को एक ही चीज़ को करेंगे, यानी एक ही व्यवहार को पूरे दिन। एक ही ड्रेस पसंद आ गई तो उसी ड्रेस को बार बार पहना, एक ही खाना पसंद आ गया तो उसी खाने को बार बार खाना, एक ही तरीके से बैठना है तो एक ही तरीके से बैठना, एक चीज़ पसंद आ गई तो वही चीज़ करनी है, नया नहीं करना, वही रूढ़िबद्ध व्यवहार करना है। परिवर्तन, बदलाव के बच्चे एकदम से विरोधी होते हैं। सीमित इनकी क्या होती हैं? अभिरुचियां होती हैं। तो ये इनके व्यवहार संबंधी विकार हैं, इनको देख लीजिएगा। ये जितने भी लक्षण थे वो मैंने आप लोगों को बताएं। ये तो महत्वपूर्ण पार्ट था इसका कि इनके लक्षण क्या है। अधिकतर जो प्रश्न आते हैं ऑटिज्म बच्चों पे वो स्पेशली किस पे आते हैं? लक्षण पे आते हैं दोस्तों। तो लक्षण आपको अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेनी है कि ऐसा बच्चा, माइंड में इमेज बना लो आप, रटे नहीं इनको। जब इमेज कर रहे हो कि ऐसा बच्चा, छोटे से बच्चे को इमेजिन कीजिए वो ऐसे कर रहा है, चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे खेलता रहता है, मतलब अपने आप माइंड में एक पिक्चर बनाओ, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप रटने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा। तो इमेजिनेशन जितने ज़्यादा करोगे आप, जितना ज़्यादा माइंड में प्रतिरूप बनाओगे उस बच्चे का, एक माइंड में एक चित्र बना लो कि ऐसा बच्चा जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, या अपने अगल बगल में ऐसा कोई बच्चा है उसको अपने पिक्चर के रूप में सेट कर लो, बहुत जल्दी आपको ये बच्चे के लक्षण याद हो जाएंगे। तो ये संप्रेषण अयोग्यताएं हैं, सामाजिक अयोग्यताएं हैं, व्यवहार संबंधी विकार इन बच्चों में पाए जाते हैं। एक इन बच्चों में क्या होता है, ये खुद को आत्मघाती कर लेते हैं, मतलब खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं कि इनको गुस्सा जब आ गया तो ये दूसरों के बजाय दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है, बट ये खुद को आत्मघात क्या कर लेते हैं? आत्मघात। मतलब उठा के कैंची ली और अपनी अंगुली काट ली, ब्लेड ली, यहाँ से अपना कुछ काट लिया, खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति इन बच्चों में होती है। इसलिए बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत बार ऐसे अखबारों में इंटरव्यूज पढ़े हैं कि ऐसे बच्चे जिनके होते हैं उनकी माताएं यदि कोई जॉब करती हैं तो वो माताएं बेचारी अपनी जॉब छोड़ के अपने बच्चों के लिए उस जॉब को छोड़ के उनके साथ रहते हैं। ऐसी बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहते हैं। ऑटिज्म ग्रस्त जो बच्चों की माँ है, इसलिए मैंने कहा ना कि दुनिया में जितने गम हैं हमारे बहुत कम हैं। खुशकिस्मत हैं कि यदि आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे रोग, दुनिया भर के साइकोलॉजिकल रोग आज हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, तनाव, अवसाद। तो इन परिवार के बच्चों के साथ बेचारों माताओं को, पिताओं को, पेरेंट्स को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये आत्मघाती होते हैं, यानी खुद को अपना नुकसान पहुँचा लेते हैं, खुद के शरीर के अंगों को काट लेते हैं। तो ये इनके एक प्रकार से क्या थे? इनके लक्षण थे। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में याद रखना है। अब अपन 2 नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे क्यों होता है, ठीक है, इसके कारण क्या हैं। तो इस ऑटिज्म के कारणों की थोड़ी सी मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूं। किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? कारणों की चर्चा कर रहा हूं। ये तो लक्षण हो गए, कारणों की चर्चा अपन लोग करेंगे। इसके कारणों की अपन चर्चा कर रहे हैं। कारणों में देखिए क्या समझना आपको, कारणों पे इतने प्रश्न नहीं पूछता, फिर माइंड में रखना है। लगभग जो विकासात्मक विकार हैं, व्यवहारात्मक विकार हैं, उनके कारणों में लगभग कॉमन चीजें आएंगी। याद रखना, पहला कारण हमेशा इसका वंशानुक्रम होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम।
ठीक है। वंशानुक्रम में आनुवंशिकता मतलब आपके परिवार में, आपकी पीढ़ियों में किसी न किसी बच्चे में यदि ऑटिज्म पाया गया है तो आने वाले बच्चों में ऑटिज्म पाया जा सकता है। किसी न किसी रूप में परिवार की किसी भी पीढ़ी में यदि कोई भी व्यक्ति ऑटिज्म ग्रस्त रहा है तो संभावनाएं रहेंगी कि उस परिवार के आने वाली पीढ़ियों में कोई बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण आ सकते हैं। तो ऑटिज्म का पहला कारण क्या है? वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कई बार होता है कि हमने सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में तो कोई था ही नहीं, दादाजी भी नहीं थे, परदादाजी भी नहीं थे, नानाजी भी थे, कोई नहीं था। यदि फिर भी उसके बावजूद यदि आ जाता है तो इसको स्पोरेडिक ऑटिज्म बोलते हैं, ठीक है। कि आपके परिवार के किसी सदस्य में ऑटिज्म के लक्षण नहीं थे, उसके बावजूद आपके किसी बच्चे में यदि ऑटिज्म के लक्षण आ गए तो ये क्या है? स्पोरेडिक ऑटिज्म। समझ में आ गया? वंशानुक्रम में ना होने के बावजूद ऑटिज्म के लक्षण आ जाना, ऐसे ऑटिज्म को क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक ऑटिज्म कहा जाता है। नॉर्मली माइंड में रखना। इसके अलावा दूसरा कारण क्या हो सकता है? मस्तिष्क के विकार हो सकता है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन में कोई चोट लग गई, माइंडली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मस्तिष्क संबंधी, ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार कोई भी ऐसा है, उसकी वजह से बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। तीसरा, पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। पर्यावरणीय कारक का मतलब क्या है? गर्भावस्था से पूर्व या गर्भावस्था के बाद की स्थितियाँ, कि गर्भावस्था के दौरान कोई विषाणु शरीर में, कोई रसायन का ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसे कोई वीकेंड का गलत प्रभाव हो गया, कुछ खाने पीने का कोई प्रभाव हो गया, कोई प्रदूषण की वजह से ऐसी चीज़ें लक्षण भी आ सकते हैं ऑटिज्म की वजह से। तो पर्यावरण भी एक कारण हो सकता है, मस्तिष्क विकार भी कारण हो सकता है, और स्पेशली वंशानुक्रम एक कारण होता है। वंशानुक्रम की वजह से नहीं है तो स्पोरेडिक ऑटिज्म अपन उस बच्चे को बोलते हैं। ये थोड़ा सा माइंड में रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कारण क्या है? अब एक छोटी चर्चा और मैं कर रहा हूँ। ऑटिज्म के 3 रूप माने गए हैं। क्या माने गए हैं? ऑटिज्म के 3 रूप माने गए हैं इन कारणों के अलावा, कि ऑटिज्म 3 रूप में होता है। वो क्या है? एक होता है क्लासिक सिंड्रोम या क्लासिक ऑटिज्म, ठीक है ना। ये ऑटिज्म का क्लासिक रूप है, ठीक है। क्लासिक ऑटिज्म हो गया। एक एस्पर्गर या एस्पर्जर शब्द आता है, इससे भी कंफ्यूज मत हो जाना। और एक परवेशिव मतलब व्यापक। 3 रूप में समझिएगा। बहुत इन पे प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन मैंने कहा कि हम जब पढ़ ही रहे हैं तो कंप्लीटली मैं समझाऊंगा। क्लासिक सिंड्रोम ऑटिज्म का मतलब क्या है? जब आपकी संप्रेषण योग्यताएं कमज़ोर हैं। आपकी क्या कमज़ोर हैं? मतलब बोलने संबंधी जितने भी विकार हैं, आप सिर्फ बोलने में दिक्कत है। सामाजिक व्यवहार आपका अच्छा है, आप सामाजिक व्यवहार में तो अच्छे हो, सामाजिक क्रियाओं में तो भाग लेते हो, लेकिन आप में सिर्फ बोलने संबंधी विकार है। आप बच्चा बोल नहीं कर पाता, अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब वो क्लासिक ऑटिज्म हो गया। कौन सा ऑटिज्म हो गया? बोलने संबंधी विकार है, केवल संप्रेषण विकार है, ठीक है ना। अंतःक्रिया संबंधी विकार है वो क्लासिक सिंड्रोम। एस्पर्जर या एस्पर्गर सिंड्रोम, इसमें क्या आ जाता है? इसमें आता है सामाजिक व्यवहार कमजोर है आपका, ठीक है। इसमें आप बोल तो पा रहे हो, यानी संप्रेषण तो ठीक है आपका, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन किस में दिक्कत है? सामाजिक व्यवहार में दिक्कत है। तो सामाजिक व्यवहार की जहाँ दिक्कत आ गई वो एस्पर्गर या एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया। और परिवेश में क्या हो जाएगा? ये दोनों आ जाएंगे, यानी संप्रेषण में भी प्रॉब्लम है, बोलने में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और सामाजिक व्यवहार में भी प्रॉब्लम है, प्लस जो भी लक्षण मैंने आपको बताए थे वो सब इन दोनों में आ जाते हैं। वो परवेशिव मतलब व्यापक। तो ये पहला जो होता है, इसमें सिर्फ बोलने संप्रेषण संबंधी क्रियाओं में दिक्कत है, इसमें सामाजिक व्यवहार में दिक्कत है, और परिवेशियों में सामाजिक विकास में दिक्कत है। परिवेशियों में सभी प्रकार के लक्षण हैं, यानी व्यापक रूप से ऑटिज्म है, ये परिवेशिव है। तो ये इसके 3 प्रकार माने गए हैं। संक्षिप्त में देख के जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, वो आपको कंप्लीटली देख के जाना है। अब थोड़ी चर्चा मैं कर रहा हूँ। 2018 में एक प्रश्न और था, एक ही पेपर में 2 प्रश्न बात कर रहा हूँ ऑटिज्म। प्रश्न ये था कि 5 वर्ष का बालक जो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, असामान्य व्यवहार कर रहा है, प्रतिक्रियाएं नहीं कर पा रहा है, संप्रेषण में कमी है, वो बच्चा है, ये प्रश्न पूछा गया। तो आप कोई भी मैंने पढ़ा दिया, आपके समझ में आ गया। असामान्य व्यवहार का मतलब क्या था? असामान्य व्यवहार का मतलब है बार बार एक चीज़ अजीब सी चीज़ें करना, मतलब सिर भिड़ा रहा है दीवार के तो सिर भिड़ा रहा है, अजीबोगरीब व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? एक ही चीज़ को पूरे दिन वो करता जा रहा है, तो असामान्य व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? तो असामान्य व्यवहार ये बच्चा करता है। तो असामान्य व्यवहार जो ये बच्चा करेगा वो कौन है?
ऑटिज्म है, ठीक है। संप्रेषण जिनका कमजोर है वो कौन है? ऑटिज्म है। अंतःक्रिया करना, एकांतवासी रहना कौन है? ऑटिज्म है। सामाजिक क्रियाओं से दूर रहना क्या है? ऑटिज्म। तो रीड 18 में दोनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। एक प्रश्न था ऑटिज्म में सेसोस्वालीनता के लक्षण है, उसमें रूढ़िबद्ध व्यवहार, संप्रेषण कमजोर, कम सामाजिक व्यवहार, उपरोक्त सभी कर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया सेसोस्वालीनता के लक्षण क्या हैं? मतलब स्टेटमेंट दे दिया कि एक बच्चा असामान्य व्यवहार करता है, दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है, अंतःक्रिया नहीं करता है, वो बच्चा क्या होगा? ऑटिज्म होगा, याद रखना। अब थोड़ी सी 2-3 नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 2 अप्रैल जो होती है वो विश्व ऑटिज्म दिवस है। क्या माना जाता है इसको? विश्व ऑटिज्म दिवस। आजकल कुछ भी आ सकता है और रीट का पेपर तो बनता ही आपका ऐसे प्रश्न उठा दे आपको समझ में नहीं आए। मैंने किताब में जबकि डाल रखा, फिर भी 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। भारत में क्या इसको विकलांगता में शामिल किया गया है? तो याद रखना ऑटिज्म एक विकलांगता रोग में, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ठीक है ना, हमारा जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 था, उस अधिनियम में इसको विकलांगता में शामिल किया गया था, याद रखना। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में इसको विकलांगता में शामिल किया गया था। किसको? ऑटिज्म को। तो ऑटिज्म विकलांगता में शामिल है कि नहीं है? विकलांगता में शामिल है। 2 अप्रैल को क्या माना जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस। और एक अभी बहुत बड़ी खबर आई थी, ऐसे खबरें साइकोलॉजी में प्रश्न बन जाती हैं कि हाल में ही 22 छोटे छोटे बच्चे जो ऑटिज्म से ग्रस्त हैं उनकी विश्व फुटबॉल टीम का गठन किया गया है। तो ऐसा कोई प्रश्न ना दे कि वो किस रोग के बच्चे हैं जिनकी विश्व फुटबॉल टीम का गठन किया गया है, तो बच्चे कौन से हैं? ऑटिज्म बच्चे हैं जिनकी विश्व फुटबॉल टीम का जो है वो गठन किया गया है। थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। किसने यूज किया, किस विकार में आता है? ऑटिज्म आंतरिक विकार में आता है। ऑटिज्म जो होता है उसके लक्षण क्या हैं? संप्रेषण योग्यताएं, सामाजिक विकास में योग्यताएं, व्यवहारात्मक योग्यताएं, उनमें जो भी लक्षण मैंने बताए उनकी इमेज माइंड में सेट कर लें। कारण वंशानुक्रम भी है, मस्तिष्क के विकार भी है, पर्यावरण भी इसका विकार हो सकता है। और उसके बाद इसके 3 रूपों की चर्चा की। रूप इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और उसके बाद 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत भारत में भी ऑटिज्म को जो है विकलांगता में शामिल किया गया है। ये आपका बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। ये मैंने केवल ऑटिज्म की चर्चा की है। अभी इसके और भी बहुत सारे जो आंतरिक और बाह्यकरण विकार हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और आजकल कल 2 दिन पहले ही साइकोलॉजी का एक सर्वे आया है कि लगातार यदि आप 20 से 25 मिनट मोबाइल पर कोई भी क्रिया करते हैं तो उससे आपकी आँख और यादाश्त पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है बड़े वीडियोस बनाने में, इसलिए छोटे टॉपिक के रूप में बनाकर ऐसे टॉपिक जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, जिनको आप खुद भी समझ नहीं पाते हैं, उन टॉपिकों को सबसे पहले डाल रहा हूं, ताकि जो सबसे अधिक पर्सन रिट जैसे एग्जाम, सीटेट जैसे एग्जाम में यही आते हैं दोस्तों, जिनको नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं। तो आगे इसी का पाठ करवाऊंगा और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। वस्तुनिष्ठ जो किताब है उसके ऊपर बार बार आ रहा है। वस्तुनिष्ठ किताब प्रेस में जा चुकी है बहुत पहले ही, लेकिन चूंकि प्रेषण चालू नहीं हो पाई थी, मैंने 10 दिन 12 दिन पहले ही किताब को फॉरवर्ड कर दिया था, तो संभवतः आज जो है उन लोगों ने कार्य शुरू किया है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि कई दिन हो गए आप लोगों को कहते हुए शुरू नहीं हो रहा, नहीं, मंगलवार या बुधवार को किताब ऑल राजस्थान के सभी बुक स्टोर्स पे उपलब्ध हो जाएगी। आप ऑनलाइन बुक आर्ट पे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन बुक स्टोर पे मंगा सकते हैं, और अपने रिटेल स्टोर से मांग करें, वो बुक आपके पास पहुंच जाएगी। तो बुधवार से मान के चलें कि 100% वो किताब राजस्थान के सभी भागों में मिल जाएगी। और बहुत बेहतरीन किताब है, मैं उसकी फ़ोटोग्राफ भी डाल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें शामिल की हैं। NCERT, RBC हर चीज़ को शामिल किया है। 20 साल के एक एक पर्सन को शामिल करने की कोशिश की गई है, एक एक चीज़ को शामिल करने की कोशिश की गई, अभ्यास के लिए अलग से प्रश्न डाले गए हैं। तो वो जल्दी ही आप लोगों के साथ मिलेगी। अगले टॉपिक में जल्दी हम लोग मिलते हैं। आप सबका प्रेम सहयोग बना रहे। धन्यवाद।